तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को और हम डिटेल में देखेंगे कि बैंक का क्या बिजनेस प्रोफाइल है। उस वक्त बैंक के फाइनेंशियल भी चेक करेंगे और फिर बाद में जो बैंक है हमारा उसके वैल्यूएशन पैरामीटर को भी चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता लग सके कि आज की डेट में जो इस बैंक के शेयर्स मिल रहे हैं, अगर हम उनको खरीदते हैं तो क्या वो हमें सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस बैंक में, तो क्या ये सही समय है उस पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। तो बात करें हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो ये बैंक जो है 2005 से ही ऑपरेशन में थी कंपनी। पहले ये एनबीएफसी थी और 2016 के अंदर इसको बैंक खोलने का लाइसेंस मिला है और तब से एज ए बैंक ही काम कर रही है। बात करें बिजनेस सेगमेंट की, तो जैसे सारे बैंक काम करते हैं वैसे ही सेम ये भी सारे बिजनेस सेगमेंट में काम करता है। रिटेल बैंकिंग भी है, होलसेल बैंकिंग भी है और ट्रेजरी सेगमेंट में काम करते हैं। रिटेल का मतलब जो अलग अलग इंडिविजुअल लोगों को लोन देते हैं, होलसेल मतलब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा अमाउंट में लोन जाता है, और ट्रेजरी के अंदर मनी मार्केट में काम करते हैं, वहाँ से बोरिंग है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो ट्रेजरी के अंदर आता है सारी चीज़ें। अब बात करें बैंक के नेटवर्क के बारे में कि कितनी ब्रांचेज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बैंक ने पिछले कुछ सालों के अंदर अपना कैसे नेटवर्क बढ़ाया है। तो बात करें आज की डेट में कंपनी के पास में 729 ब्रांचेज़ हैं और 21,726 एम्प्लॉय के साथ ये बैंक काम कर रहा है। बात करें तो 26 स्टेट और यूटीज़ में इसका नेटवर्क है और 321 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। तो बात करें तो लगभग पूरे इंडिया को ही कवर करते हैं, एक दो स्टेट्स को छोड़ करके। और जो बैंक ने अपना बात करें तो कस्टमर बेस बनाया है, वो 82 लाख कस्टमर्स को सर्विसेज दे चुके हैं। तो काफ़ी अच्छे से बैंक ने अपनी ब्रांचेस भी और यहाँ पे देखें तो अपना नेटवर्क बना लिया है। उसके बाद बात करें बैंक की लोन बुक की कि अभी बैंक ने कितने लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। बात करें किसी भी बैंक की या बैंकिंग सिस्टम की, तो बैंक को जो बिजनेस होता है वही होता है कि वो लोगों से पैसा डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट के थ्रू, एफडीज के थ्रू, और आगे लोगों को लोन देते हैं और उसके बीच का जो मार्जिन होता है उससे वो पैसा कमाते हैं। यानी कि कम जो लोन है वो ज़्यादा अमाउंट में देते हैं परसेंटेज में, और जो डिपॉजिट है उसको सस्ते में लेते हैं। यानी कि 4-6% का जो इंटरेस्ट जाता है और 12-15% का इंटरेस्ट आता है। तो लोग उसके बीच की जो कमाई होती है वो मेन बैंक की कमाई होती है। तो उसके लिए हमें चेक करना जरूरी है कि बैंक ने कितने अच्छे से लोन दिए हैं और कितने अच्छे से डिपॉजिट अपने पास जमा करवाए हैं। तो आप देखिए बैंक की लोन बुक, ये जो डेटा है ये 9 मंथ के जो भी रिजल्ट आए थे फाइनेंशियल 24 के, उसके हिसाब से है। तो अभी टोटल बैंक की जो लोन बुक है वो है 27,700 करोड़ रुपये की, और ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है, ठीक ठाक अमाउंट है एक ऐसे बैंक के लिए जो पिछले अभी 8 साल से काम करना शुरू करा है। इसमें भी देखें तो काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है बैंक का जो लोन प्रोफाइल है। उसमें देखें तो माइक्रो ग्रुप लोन जो कंपनी ने बैंक ने दिए 56% के हैं। हाउसिंग फाइनेंस में जो उसने दिया है उसमें 16% है। माइक्रो इंडिविजुअल लोन जो दिए हैं वो 16% है वो भी, और स्मॉल एंटरप्राइजेस को बैंक ने जो लोन दिए हैं वो 5% है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल ग्रुप को जो लोन दिए हैं वो 5% है और अदर्स है 3%। तो वैसे देखें तो मेजरली बैंक ने जो है वो ग्रुप्स को लोन दिए हैं। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बना के जो लोग लोन लेते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप लोन, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी नहीं होती लोन लेने की, तो एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर सबकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो उसमें बैंक ने सबसे ज़्यादा लोन यहाँ पे दिए हैं। उसके बात करें बैंक के डिपॉजिट मिक्स की कि बैंक के जो पैसा मिल रहा है उसको, उसमें कैसे कौन कौन से एरिया से पैसा आया है बैंक को। तो बात करें नंबर्स की, तो टोटल डिपॉजिट जो है वो 30,000 करोड़ के आसपास में है। और यहाँ पे देखें तो बल्क टर्म डिपॉजिट जो 31% है यहाँ पे। रिटेल टर्म डिपॉजिट 43% आ गया। कासा की बात करें तो बैंक का 25% का कासा है, और सीडीज यानी कि सर्टिफिकेट डिपॉजिट है वो उसमें 1% है। बात करें तो ठीक ठाक यहाँ पे हमें वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है डिपॉजिट हिसाब से भी, और कासा बैंक का अच्छा है 25% का। नया बैंक जैसे बार बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से देखें तो कासा भी यहाँ पे देखें तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो साथ बात करें बैंक की बिजनेस प्रोफाइल की, तो बैंक ने अच्छे से अपने लोन भी दे रखे हैं, डिपॉजिट भी ठीक ठाक है, कासा भी उन्होंने देख लिया अच्छे से है, और बैंक का जो ब्रांच का जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर बात करें तो प्रोफाइल बैंक की ठीक ठाक हमें अच्छी बल्कि लग रही है। तो अभी हमने देख लिया बैंक का बिजनेस प्रोफाइल और बैंक के नेटवर्क के बारे में। अब हम देखते हैं बैंक का हिस्टोरिकल डेटा कि पिछले 5 साल में बैंक ने क्या क्या ग्रोथ दिखाई है, कैसे उसके नंबर्स हैं प्रॉफिट के मामले में, बाकी इंटरेस्ट अर्न सब चीज़ें। तो यहाँ देखिए बैंक के पिछले 5 साल का डेटा। तो सबसे पहले चेक करते हैं डिपॉजिट का डेटा। डिपॉजिट मतलब जो उसने पैसा सेविंग अकाउंट, एफडीज, इनके थ्रू अपना जो इकट्ठा किया है। तो 2019 में बैंक के पास में था 10,552 करोड़ रुपये, और जो कि काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होकर 2023 में 21,290 करोड़ हो गया। यानी कि डबल से भी ज़्यादा बैंक ने डिपॉजिट अपने इकट्ठे कर लिए पिछले 5 साल में। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि बैंक अच्छे से अपना बिजनेस कैरी कर रहा है, सारी चीज़ें हैं, इसलिए बैंक के पास में इतने अच्छे डिपॉजिट मिल रहे हैं।
बात करें परसेंटेज टर्म में तो पिछले 5 साल में 19% के काफ़ी अच्छे CAGR से बैंक के डिपॉजिट में ग्रोथ आई है। तो काफ़ी अच्छे से बैंक अपने बिजनेस को कैरी कर रहा है, ये डेटा हमें बिल्कुल क्लियरली बता रहा है। उसके बाद करें एडवांसेस की। एडवांसेस मतलब जो बैंक ने लोन दिए हैं, तो लोन अगर बढ़ेंगे तो उससे इनकम आएगी, और अगर डिपॉजिट बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, पैसा मिलेगा सस्ते रेट पे, ये इसका मतलब है। बात करें एडवांसेस की तो 7,380 करोड़ के आसपास यहाँ आप देखें तो एडवांसेस है 2019 में, और यह बढ़ के हो गए हैं 25,538 करोड़ पे। यहाँ आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। परसेंटेज टर्म में देखें तो 36% के बहुत ही अच्छे CAGR से बैंक ने अपनी ग्रोथ दिखाई है। बात करें बैंकिंग सेक्टर की तो ऑलरेडी काफ़ी कंपटीशन है, बहुत सारे बैंक ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और इस तरह जो नए बैंक आए हैं ये अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं, उस मार्केट में अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा साइन है कि बैंक अपने लोन को भी बढ़ा रहा है और डिपॉजिट को बढ़ा रहा है। तो कुल ना देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में बैंक ने दिखाया है। उसके बाद करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो क्योंकि दोनों चीज़ें बड़ी हैं, डिपॉजिट बढ़ा है और लोन्स भी, एडवांसेस भी बढ़े हैं, तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुई है। 1100 करोड़ से लगभग 2700 करोड़ पे हो गया यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले 5 साल में, और इसमें भी 25% के काफ़ी अच्छे CAGR से बैंक ने अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम को भी बढ़ाया है। उसके बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो जैसे नाम से पता लग रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन के मतलब जिस रेट पे पैसा लिया FDs के थ्रू और जो आगे लोन में दिया उसका जो डिफरेंस है वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से 8 से 9% का काफ़ी अच्छा हेल्दी यहाँ पे देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक का। तो मतलब बैंक सस्ते रेट पे आराम से पैसा ले पा रहा है और उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आगे दे रहा है, इसलिए बैंक इतना अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी मैनेज कर पा रहा है। उसके बाद करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी बहुत यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रही है। 2019 में 200 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट थे, फिर 350 करोड़ हुए, फिर 2021 में 8 करोड़ पे लगभग जीरो ही हो गया एक तरीके से प्रॉफिट, और फिर 2022 में लॉस हुआ है बैंक को 415 करोड़ रुपये का। उसके बाद क्या 2023 में तो फिर से 1100 करोड़ रुपये का एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो नेट प्रॉफिट के मामले देखें तो बैंक काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो ऊपर नीचे डेटा पिछले 5 साल में हुआ है। उसके बाद करें बैंक के नेट NPAs की। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसा पैसा जो बैंक को वापस नहीं मिल रहा है, बैड डेट्स हो रहे हैं। अगर किसी बैंक के ज़्यादा NPAs हो जाते हैं तो वो दिक्कत में आ सकता है बैंक। तो बैंक जो है तो NPAs को कंट्रोल करना एक बैंक के लिए बहुत जरूरी है कि ठीक है लोन तो देना बहुत आसान है, किसी को भी लोन दे दो, लेकिन वहाँ से रिकवरी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसी जगह ज़्यादा लोन नहीं देना जहाँ पे पैसा वापस ना आए, तो बैंक को उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ देखें तो बैंक के जो NPAs हैं उसको बैंक ने अच्छे से मैनेज करके रखा है। 2019 में 0.3% थे, फिर 0.2 थे, 2021 में जरूर बढ़ गए थे क्योंकि वो कोरोना वगैरह का टाइम था, तो 2.9% बहुत ज़्यादा हायर नंबर हो गया था। लेकिन देखें तो पिछले 2 साल में फिर भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल में आ गए हैं, और लास्ट ईयर में तो सिर्फ 0.04% है, लगभग जीरो के बराबर ही हो गए। तो काफ़ी अच्छे से बैंक अपने जो लोन्स है उसको रिकवर कर पा रहा है और काफ़ी अच्छे से अपनी एसेट्स को मैनेज कर रहा है, ये इस डेटा से पता लग रहा है। तो कुल मिला के देखें तो पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बैंक का दिखाई दे रहा है। सिर्फ अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो उसमें जो ऊपर नीचे हुआ है, अदरवाइज देखें तो बैंक ने अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे से बढ़ाया है, लोन्स में भी, डिपॉजिट्स में भी, और बैंक ने अपनी जो NPAs हैं उसको भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ है। और अब हम चेक करेंगे बैंक के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज को, जिससे हमें बैंक के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि बैंक का क्या काम है, एक हाथ से पैसा लेना, दूसरे हाथ से देना, उसके बीच की सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज होनी चाहिए, तभी बैंक अच्छे से चल पाएगा, अदरवाइज बैंक को दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर चेक करते हैं बैंक का कासा रेशो। कासा मतलब करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट। कासा रेशो बैंक का चल रहा है 25% का, जो कि बहुत ही अच्छा है एक नए बैंक के हिसाब से। कासा से क्या फायदा होता है कि करंट अकाउंट में 0% इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो सेविंग अकाउंट है उसमें भी ज़्यादातर बैंक 4 से 6% का इंटरेस्ट देते हैं। तो कासा अगर बैंक का अच्छा है तो उसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, और आगे जब वो लोन उसको देगा तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मार्जिन वो ले पाएगा। तो कासा अच्छा होना बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखें तो इस बैंक का भी कासा जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बात करें अगले रेशो की, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ये बैंक का आ रहा है 26% का, और ये बहुत ही बढ़िया है। कैपिटल एडिक्वेसी से पता लगता है कितना पैसा बैंक के पास अवेलेबल है जो आगे आराम से वो लोन दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होगा उतने ज़्यादा मतलब बात करें तो ग्रो कर पाएगा बैंक, उतने ज़्यादा अच्छे अमाउंट से अपने जो लोन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा अपने कस्टमर्स को। और किसी बैंक का जो CAR रेशो है ये 12% तो कम से कम होना चाहिए, और 15% से ज़्यादा अगर किसी बैंक का CAR रेशो है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, तो उसको अच्छा मानते हैं कि अच्छे से वो बैंक आने वाले टाइम में ग्रो कर लेगा। इसका 26% आ रहा है तो काफ़ी अच्छा नंबर है। उसके बात करें तीसरे पैरामीटर की, एडवांसेस ग्रोथ।
एडवांसेस ग्रोथ का मतलब क्या है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बैंक ने कितने ज़्यादा एडवांसेस, कितने ज़्यादा लोन दिए हैं अपने कस्टमर्स को। तो इसमें भी देखें तो 31% का मार्क है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है। मतलब अगर बैंक ने पहले 100 करोड़ पे दिए थे तो अगले साल में उसने 131 करोड़ दिए हैं, तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ बैंक के लोन्स में आई है। जितना लोन बैंक को देना है उतना उसको फायदा होना है, सीधे सीधे बैंक सिस्टम का यही काम है। तो इस हिसाब से देखें तो इस पैरामीटर भी काफ़ी अच्छा बैंक दिखाई दे रहा है। उसके बात करें कॉस्ट ऑफ फंड्स या कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ की, इस रेशियो से हमें यह पता लगता है कि जो बैंक पैसा ले रहा है वो किस एवरेज अमाउंट, मतलब किस एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे हमने बात की थी करंट अकाउंट पे 0% होता है, एफडी पे थोड़ा ज़्यादा होगा, सेविंग अकाउंट पे और कम होगा, और दूसरा अगर वो मनी मार्केट से कहीं से ले रहा है तो वो अलग चीज़ हो गई। तो कुल मिलाकर बात करें जो एफडीज, सेविंग अकाउंट, इससे जो पैसा बैंक लेता है उसका एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उसको पेमेंट करना पड़ रहा है, ये हमें कॉस्ट ऑफ फंड से पता लग रहा है। और यहाँ देखिए तो 5.21% है, तो थोड़ा सा हायर साइड पे है दूसरे बैंक के मुकाबले 5.21%, तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये भी नहीं है। तो सब देखें तो ये भी कंपनी जो बैंक का नंबर है कॉस्ट ऑफ फंड का, ये भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। उससे बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन सीधे से पता लग रहा है कि जो इन्वेस्टर अपना पैसा बैंक के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पैसे को कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो लास्ट ईयर का बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है 34% का। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी 1100 करोड़ रुपए का बैंक को एक तरीके से एकदम से जंप मिला है प्रॉफिट के अंदर, उसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें पिछले 5 साल के एवरेज की, तो पिछले 5 साल की जो एवरेज आ रही रिटर्न इक्विटी की वो 9.5% की आ रही है। तो 15% के आसपास अगर किसी भी बैंक का या कंपनी का रिटर्न इक्विटी हो तो उसको अच्छा मानता है कि अच्छे से अपने जो इन्वेस्टर है उसके पैसे को रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। लेकिन यहाँ देखें तो लास्ट ईयर का तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको कंटिन्यू कर पाना है वो थोड़ा सा मुश्किल है बैंक के लिए, क्योंकि पिछला जो हमें हिस्टोरिकल डेटा देखा है वो 400-300 करोड़ के आसपास बैंक की एवरेज रहती थी। तो 1100 करोड़ एकदम से आ गई तो जरूरी नहीं कि वो हर साल इतना प्रॉफिट बैंक से कमा सकें, कमा ले तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देखें तो ठीक ठाक रिटर्न ऑन इक्विटी है। उसके बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स की, रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब क्या है कि जो भी एसेट्स है बैंक की, जैसे उन्होंने लोन दिए जो वो सब एसेट्स होती हैं उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। और रिटर्न ऑफ एसेट का मतलब क्या है, अगर बैंक 1% तो मिनिमम चाहिए रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, उससे ऊपर अगर 2% के आसपास हो तो बहुत ही बढ़िया बैंक है। और इसका देखें रिटर्न ऑफ एसेट्स के बारे में तो 3.86% का बहुत ही ज़बरदस्त नंबर देगा। लेकिन फिर वो बात है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है, क्योंकि 1100 करोड़ का एकदम से प्रॉफिट आया था और पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो वो 1.18 की आ रही है। तो 1.18 को हम एक्चुअली अगर डेटा सही माने तो सब देखें तो ठीक ठाक रिटर्न ऑन एसेट भी बैंक कमा रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन एवरेज से ऊपर ही आ रही है। तो उस हिसाब से बात करें कुल मिला के हमने देखा हिस्टोरिकल डेटा, उस हिसाब से बढ़िया बैंक ने परफॉर्मेंस किया है। जो की रेशियोज हम बैंक के चेक कर रहे हैं उसके हिसाब से भी अच्छा है, सब चीज़ें ठीक है। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, कि आज की जो शेयर प्राइस चल रहा है उस शेयर प्राइस के हिसाब से इसके जो शेयर्स मिल रहे हैं वो सस्ते मिल रहे हैं फिर महंगे मिल रहे हैं। तो आप बता दें आज में जो कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है बैंक का वो आ रहा है 44 रुपीज़ का, और 44 रुपीज़ से आपसे बात करें तो एक ओवर वैल्यूड बैंक है। क्यों? क्योंकि जो मेन बैंक का वैल्यूएशन का जो रेशो होता है वो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, और अभी इस शेयर प्राइस के हिसाब से जो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू चल रही है वो आ रही है 1.8 की, यानी कि जो उसकी बुक वैल्यू है उसके 2 गुने के आसपास के जो प्राइस है वो चल रहा है शेयर का, ये इस प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब है। तो यानी कि कैसा है बैंक ओवर वैल्यूड, जितने उसकी वैल्यू उसके डबल के आसपास के शेयर प्राइस चल रहे हैं। तो किसी भी अगर बैंक को हमें खरीदना है उसकी प्राइस पे बुक वैल्यू 1 या उससे नीचे होगी तो हम उसको सस्ता मानेंगे। 1 पे भी ठीक ठाक चल जाएगा, ठीक है, फेयर वैल्यू क्योंकि आगे ग्रोथ कर जाएगा, तो 1 से नीचे हो तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यहाँ देखिए इसकी जो प्राइस पे बुक वैल्यू 1.8 आ रही है तो उसके हिसाब से ओवर वैल्यूड बैंक है। अब क्यों ओवर वैल्यूड बैंक है? जैसे हम डेटा सारा चेक किया, अच्छा बैंक है, डेटा अच्छा है, पुराना ग्रोथ काफ़ी अच्छी करी पिछले 5 साल में, तो सब लोग इसको हायर वैल्यूएशन पे दे रहे हैं और ये लग रहा है कि शायद इससे और ज़्यादा ये फ्यूचर में ग्रो कर जाएगा। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि हम किसी भी ओवर वैल्यूड बैंक या कंपनी इन्वेस्ट करना सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है जो परफॉर्मेंस पास्ट में आया है वो ऐसा फ्यूचर में आए या ना आए। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी बैंक या कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है वो हमें फेयर प्राइस से कम पे मिले तो ही बेटर है हमारे लिए। तो सच बात करें तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको उस हिसाब से क्या वैल्यूएशन ठीक लग रही है, क्या आपको फ्यूचर लग रहा है बैंक का, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना उसके लिए आप सोच सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप देख ही रहे हो बैंक का परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है, सब चीज़ अच्छी है, तो अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो बिल्कुल इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इससे बातें तो बैंक के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।